फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह आज का सुविचार। एक वर्ड आता है हमारे पास में, हम जीवन भर इससे जूझते हैं, वो है कंपटीशन। इन रियलिटी व्हाट इज कंपटीशन, और कंपटीशन हम किससे करें? प्रतियोगी हमारा कौन है? क्या वो जो हमारा सहपाठी है, चाहे वो जो हमारे साथ किसी न किसी प्रकार से संलग्न है? जी नहीं, वास्तव में आपका कॉम्पिटिटर सिवाय आपके कोई नहीं है। compete करना चाहते हैं तो खुद से करें, चाहे वो जीवन के किसी भी पक्ष को शामिल करता रहो। आपने हमेशा ही एक कहानी सुनी होगी कि जब एक राजा के द्वारा पूछा जाता है दरबार में कि ये एक लाइन है और इस लाइन को आप बिना कट किए हुए आप इसको छोटा कर दें, तो आखिरकार होता क्या है? उसके सामने एक और बड़ी लाइन खींच दी जाती है। इसीलिए आप अपने आप को ही संतुलित करें और कंपटीशन करना है तो खुद से करें। तो आइए इसी के साथ हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का मालदीव और श्रीलंका। इन दोनों देशों में रूबेला एवं खसरा की समाप्ति की घोषणा की गई है। दरअसल ये घोषणा WHO के द्वारा की गई थी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आइए कुछ तथ्यों को हम समेटें। पहला, दरअसल 2023 एक फिक्स टाइम पीरियड था और उससे पहले ही श्रीलंका और मालदीव ने ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, और ऐसा करने वाले वो दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रथम 2 देश की श्रेणी में भी आ गए। जहां तक हम भारत की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा अगर प्रोग्राम चला जा रहा है एलिमिनेट करने के लिए रूबेला और खसरा को, तो वो भारत के द्वारा ही इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 9 महीने से लेके 15 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण के माध्यम से इन दोनों रोगों से बचाव करने की कोशिश की जा रही है। आइए तो हम खसरा और रूबेला के बारे में कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करें। हमारा पहला है खसरा। दरअसल यह वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। बच्चे अधिकतर प्रभावित होते हैं। वायरस का नाम मोरबीली वायरस है। इनके लक्षणों में बुखार, खांसी इत्यादि शामिल है। इसका कोई भी उपचार अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट हमारा है रूबेला। इसका अन्य नाम जर्मन खसरा भी है। यह भी वायरस के माध्यम से ही फैलता है। दरअसल उन अजन्मे शिशुओं के लिए यह गंभीर खतरा पैदा करता है जिनकी माताएं गर्भावस्था के दौरान इस रोग से प्रभावित होती हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। दरअसल यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का ही एक उपभाग है। आइए हम इस योजना के बारे में कुछ तथ्यों को समझें। पहला, इस योजना के अंतर्गत जो भी खाली पड़ी सरकारी आवास हैं तो उसको 25 वर्ष के समझौते के माध्यम से किफायती किराए के आवासीय परिसरों में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें पानी, इसमें स्वच्छता, बिजली की उपलब्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजों की व्यवस्था भी विश्व स्तरीय होगी। राज्य और संघ शासित दोनों ही क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। पहले चरण में 3 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा। तकनीकी नवाचार के माध्यम से 600 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके लाभार्थी कौन होंगे? ऐसे लोग जो विनिर्माण उद्योग में शामिल हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं इत्यादि। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कुवैत में प्रवासी कोटा बिल। आइए
कुछ तथ्यों को हम समझें। दरअसल इस कोटा बिल का उद्देश्य प्रवासियों की संख्या को सीमित करने से है, और कुवैत में अगर सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय कोई है तो उसमें पहला स्थान भारत का आता है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। दरअसल बगदाद सम्मेलन के तत्पश्चात 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वियना में है। इसके अतिरिक्त यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके कुछ संस्थापक सदस्यों में शामिल देश हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। अभी कुल संख्या बात करें सदस्यों की तो 14 है। उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए कीमतों को स्थिर करने का प्रयास एवं उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। दरअसल ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा इस अधिनियम के तहत देश में पहली बार हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इस कानून का उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जो लोग देश छोड़कर अन्यत्र देश में स्थापित हो चुके हैं, सेटल्ड हो चुके हैं, उनको वापस देश लाना और आर्थिक अपराधों की रोकथाम को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, इनके उद्देश्यों में अगर हम शामिल करें तो पहला, स्थानीय निकायों का निर्वाचन कराना। दूसरा, अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड में हमें इसका उल्लेख मिलता है। दरअसल इसकी स्थापना 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के तहत की गई थी। यह भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसके अतिरिक्त इसकी नियुक्ति अर्थात राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके कार्य क्या हैं? नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत के चुनावों को संपन्न करना, उसका संचालन करना, उसका निरीक्षण करना। राज्य निर्वाचन आयोग में दरअसल एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का पोस्ट होता है और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन एसईसी के पद की अवधि तथा सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो यह राज्यपाल करता है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ओपन स्काई समझौता। यह ओपन स्काई समझौता क्या होता है, आइए हम इसको समझने का प्रयास करें। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है ओपन स्काई समझौता। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भारत को इसकी पेशकश की गई है। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ तथ्यों को समझें। ओपन स्काई एग्रीमेंट आखिरकार होता क्या है? दरअसल इसके अंतर्गत दो देशों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करना शामिल होता है। इसी से रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक है फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर और सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर। तो आइए इसके संबंध में कुछ समझें। पहला, यह 1944 के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसे हम शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं, इसके माध्यम से इसका अस्तित्व सामने आया।
फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर। इसके अंतर्गत दो देशों के बीच उड़ान भरने का अधिकार शामिल है, जो अपने ही देश से शुरू और समाप्त होने वाली उड़ानों का संचालन करते हैं। जबकि सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर के अंतर्गत गैर तकनीकी कारणों से अगर उनके विमान में कुछ टेक्निकली फॉल्ट हो जाए तो गैर तकनीकी कारणों से अपने देश में रुकने के अलावा एक विदेशी देश से दूसरे देश में उड़ान भरने का अधिकार शामिल। आज का नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन समुद्र सेतु। पहला, कोविड-19 महामारी के कारण जो भी प्रवासी भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं उसको स्वदेश वापस लाना इसका उद्देश्य था। दरअसल इसकी शुरुआत 5 मई 2020 को की गई और अब तक लगभग 4000 लोगों को वापस भारत लाया जा चुका है। इसमें भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत शामिल थे। उनमें 4, पहला INS जलाश्व, INS ऐरावत, इसके अतिरिक्त INS शार्दुल और अंतिम INS मगर। इसके अतिरिक्त सुकून और राहत ऑपरेशन, यह भी इसी से संबंधित। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का गोल्डन बर्ड विंग। चर्चा का मुख्य कारण यह है कि यह भारत की सबसे बड़ी तितली है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कृषि अवसंरचना कोष या फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दरअसल ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। लगभग इसमें 1 लाख करोड़ की राशि व्यय की जाएगी और बैंकों, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से इस ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं, जैसे हमारा PAC, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, इसके अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन इत्यादि। इसके अंतर्गत आपको क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध करवाया जाएगा और इसकी निगरानी और प्रबंधन का कार्य ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा। इसका काल 10 वर्षों का है, जो 2020 से शुरुआत होकर 2029 तक का है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुबोनिक प्लेग। दरअसल इसका संबंध चीन से है और हमला, जब बुबोनिक प्लेग का हमला होता है तो जो हमारा लिम्फ नोड्स होता है वो क्षतिग्रस्त होता है, सूजन, दर्द आदि की शिकायत होती है। दरअसल यह प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके लिए यर्सीनिया नामक जीवाणु उत्तरदायी है और यह पिस्सू जेनोसेला नामक जीव के काटने से फैलता है। इसके अतिरिक्त आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ें। इदलिब प्रांत का संबंध सीरिया देश से है। और कुछ वन लाइनर फैक्ट्स, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 2022 तक भारतीय सरकार का लक्ष्य है कि वह 175 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन सन, यह भी नवीकरणीय ऊर्जा से ही संबंधित है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है रीवा सौर परियोजना। पहला, मध्य प्रदेश में यह अवस्थित है। 750 मेगावाट की यह योजना है। यह परियोजना ग्रिड समता अवरोधक को तोड़ने वाली
पहली परियोजना है। ग्रिड समता परियोजना मतलब जब एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विद्युत के कीमत के स्तर पर बिजली उत्पन्न करने लगे और जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से मिलने वाली बिजली की कीमत से कम हो या उसके बराबर हो सकती है। इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अतिरिक्त जो प्राइम मिनिस्टर की बुक है अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग में भी यह शामिल है। इससे लाभान्वित राज्य दिल्ली एवं मध्य प्रदेश होंगे। राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को बिजली आपूर्ति करने वाली यह देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है। इसके अतिरिक्त यह एशिया की भी सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020। आयोजन स्थल लंदन। भारत की तरफ से संबोधन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। इसका थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसके आयोजनकर्ता में इंडिया एक समूह शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, सामरिक विषयों, इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों के चुनौतियों को समझना एवं उनका निराकरण करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FCRA। FCRA स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दरअसल 1976 से यह लागू है और 2010 में इसमें संशोधन किया गया। आइए कुछ तथ्यों को समझें। गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों को विदेशों से जो दान प्राप्त करने के लिए इससे जुड़ना, पंजीकृत होना आवश्यक है, तो FCRA से। इसके अतिरिक्त इसके तहत जो राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन हैं, न्यूज चैनल्स हैं, को FCRA के तहत विदेशी अंशदान की मनाही की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है आज का FCRA। FCRA मीन्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों को अगर विदेश से दान प्राप्त करना हो तो उन्हें FCRA से पंजीकृत होना अति आवश्यक है। 1976 में इसकी अवधारणा सामने आती है और 2010 में इसमें हम कुछ संशोधनों को शामिल करते हैं। इन संशोधनों के तहत राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन या न्यूज चैनल्स इत्यादि को FCRA के तहत विदेशी अंशदान की मनाही की गई है। प्रमाण पत्र की बात करें तो 5 वर्षों की वैलिडिटी होती है इसकी। कोई व्यक्ति तब तक विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत न हो। पंजीकृत हेतु कुछ शर्तों को हम समझ लें। 3 वर्षों की उस पर्टिकुलर संस्थान की सक्रियता होनी चाहिए और लगभग 10 लाख की राशि भी खर्च होनी चाहिए। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कंजूर पांडुलिपि। दरअसल इसका संबंध मंगोलिया से है और यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कंजूर का मतलब होता है संक्षिप्त आदेश। इसी से रिलेटेड हमारा एक और आर्टिकल है, वो है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, दैट इज NMM। मंत्रालय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, और इसका उद्देश्य जितनी भी दुर्लभ और अप्रकाशित पांडुलिपियां हैं उनको डिस्प्ले करना लोगों के सामने और उसको प्रकाश में लाना। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है बिग बैंग। जब हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व यह घटना हुई थी। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण प्रारंभ हो गया और जब यह बिग बैंग की घटना हुई तो 3 तत्वों की उत्पत्ति को हम शामिल करते हैं। पहला हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हमारा हीलियम और तीसरा लिथियम। लिथियम के प्रयोग की बात करें तो संचार उपकरणों में, परिवहन क्षेत्रों में हम इसका उपयोग देखते हैं।
आइए कुछ वन लाइनर फैक्ट्स को हम समझें। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हैं। भारतीय प्रत्यर्पण संधि की बात करें तो यह सन 1962 का है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एवं बेसिक लॉ, इसका संबंध हांगकांग से है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वेतन संहिता अधिनियम 2019। इसमें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई है। 2019 में यह पारित हो चुका है और इससे 50 करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे। केंद्र 44 श्रम कानूनों को 4 संहिता में समाहित करेगी। पहला मजदूरी संहिता, दूसरा औद्योगिक संहिता, तीसरा सामाजिक सुरक्षा, और अंतिम व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता। इसके अंतर्गत एक समान वेतन, समय पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी का आकलन कैसे होगा? न्यूनतम जीवन यापन की स्थिति के आधार पर काम के घंटे फिक्स कर दिए गए हैं 8 घंटे, और दैनिक आधार पर न्यूनतम वेतन की गणना कैसे होगी? तो अगर आप 2700 कैलोरी की खपत करते हैं तो फिर इस आधार पर यह न्यूनतम वेतन की अवधारणा को सच किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिचार्जेबल बैटरी। दरअसल लिथियम, ग्रेफाइट और मैंगनीज, इन तीनों से रिचार्जेबल बैटरी का निर्माण होता है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सन 1969 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। दरअसल अमेजेनिया फर्स्ट नामक उपग्रह जो ब्राजील से संबंधित है, इसको प्रक्षेपित करने का कार्य इसरो के द्वारा किया गया है। आइए हम वन लाइनर फैक्ट की बात करें। एनपीए से संबंधित एक समिति है, उसका नाम है सुनील मेहता समिति। सशक्त योजना का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है और वो भी एनपीए से ही संबंधित है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है तिब्बत। दरअसल यह चीन के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसकी सीमा भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान से लगती है। यह एक पठार पर स्थित है। 24 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में तिब्बत फैला हुआ है और चीन का 1/4 भाग तिब्बत ही है। आइए इजराइल के बारे में कुछ तथ्यों को समेटें। दरअसल इजराइल की सीमा मिस्र, जॉर्डन, सीरिया इत्यादि देशों से लगती है और उसके साथ में उनका सीमा विवाद भी है। तो गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, यह सीमा विवाद मिस्र और इजराइल के मध्य है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, यह विवाद जॉर्डन और इजराइल के मध्य है। एवं अंतिम गोलन हाइट्स विवाद सीरिया और इजराइल के मध्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, और आपकी कुछ रिकमेंडेशंस हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से क्रियान्वित कर सकूं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।